वीडियो नरेशन आगे की कहानी एपिसोड 01 जारी। दृश्य मास्टर बेक मोगुल अपनी तलवार निकालता है और उसकी चमक से पूरी जगह भर जाती है। वो हवा में उछलकर सीधे हेवनली डीमन अशुरा पर हमला करने के लिए बढ़ता है। मास्टर बेक की तलवार से निकलने वाली ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास की जमीन फटने लगी। वहां मौजूद लोग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। मास्टर बेक चिल्लाया, आज तुम्हारा अंत निश्चित है अशुरा। लेकिन जैसे ही मास्टर बेक की तलवार अशुरा के गले के करीब पहुंचती है, अशुरा अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वो बस अपनी एक उंगली उठाता है और मास्टर बेक के उस घातक वार को हवा में ही रोक देता है। सब सन्न रह गए। मास्टर बेक, जिसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अशुरा के चेहरे पर अब भी वही पत्थर जैसा भाव था। उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, क्या बस इतना ही? तुम्हारी पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन बस इस एक उंगली को हटाने के लायक भी नहीं है। अगले ही पल अशुरा के चारों ओर से एक काली और भयानक ऊर्जा डेमोनिक चीख निकलती है। यह ऊर्जा इतनी विशाल थी कि आसमान का रंग काला पड़ गया। मास्टर बेक को एहसास हुआ कि उसने किसी इंसान से नहीं बल्कि साक्षात मौत से टकराने की गलती कर दी है। अशुरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सिर्फ एक झटके में मास्टर बेक को पीछे की दीवार में धकेल दिया। पूरा टावर हिलने लगा। मास्टर बेक खून की उल्टियां करने लगा और उसकी सारी बहादुरी, सारा घमंड पल भर में मिट्टी में मिल गया। डीमन कल्ट के लोग अब जोर जोर से जयकारे लगाने लगे, लॉन्ग लिव डीमन लॉर्ड अशुरा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। अशुरा इस जीत से खुश नहीं था। उसे इस दुनिया की लड़ाइयों में अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। वो कुछ और ही ढूंढ रहा था, शायद शांति या शायद एक ऐसा विरोधी जो उसे सच में टक्कर दे सके। मास्टर बेक मोगुल गुस्से से पागल होकर अपनी तलवार के साथ हवा में उछलता है। दूसरी तरफ कल्ट लीडर अशुरा का चेहरा अभी भी गंभीर है, लेकिन उसके मन में खलबली मची है। मास्टर बेक की चीख सुनकर वहां खड़े दोनों तरफ के योद्धा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डीमन लॉर्ड ने ऐसा क्या कह दिया कि मास्टर बेक अपना आपा खो बैठे। मास्टर बेक चिल्लाया, तुम्हें क्या लगा तुम अपनी टेलीपैथी से मुझे बहला लोगे? दुनिया के सबसे बड़े शैतान को मैं पहाड़ों में रिटायर होने के लिए जिंदा छोड़ दूं? नामुमकिन। कल्ट लीडर अशुरा ने जैसे ही देखा कि मास्टर बेक रुकने को तैयार नहीं है, उसने गहरी सांस ली। उसने अपनी काली तलवार निकाली, जिसकी चमक से ही कमजोर दिल के लोग बेहोश हो सकते थे। लेकिन तलवार निकालते वक्त भी वह मन ही मन मास्टर बेक को कोस रहा था। अशुरा ने फिर से वॉइस ट्रांसमिशन टेलीपैथी का इस्तेमाल किया, अरे बेवकूफ इंसान, धीरे बोल, मेरे चेले सुन लेंगे तो मेरी हजारों साल की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं शांति से डील कर रहा हूँ, मान जा, वरना मुझे मजबूरी में हाथ उठाना पड़ेगा और यकीन मान, तू झेल नहीं पाएगा। लेकिन मास्टर बेक को तो बस अपनी वाहवाही की पड़ी थी। उसने अब देखा न ताव अपनी पूरी ताकत के साथ अशुरा पर हमला कर दिया। उसकी तलवार से निकलने वाली आग की लपटों ने पूरे टावर को घेर लिया। अशुरा ने देखा कि अब बात हाथ से निकल चुकी है। उसने मन ही मन कहा, लानत है, मुझे शांति से जीना था, पर ये लोग मुझे विलन बनाकर ही छोड़ेंगे। जैसे ही मास्टर बेक की तलवार अशुरा से टकराने वाली थी, एक धमाका हुआ। धूल और धुएं के बीच से एक ऐसी डरावनी आवाज आई जिसे सुनकर मास्टर बेक के पैर कांपने लगे। अशुरा की आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। वो समझ गया था कि अब उसे अपनी नकली बहादुरी को असली विनाश में बदलना ही पड़ेगा ताकि उसकी पोल न खुले। कहानी की शुरुआत में हमें एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है, जहां एक राइटियस मास्टर बेक मोगुल डिमोनिक कल्ट के लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। वो काफी पावरफुल होता है, लेकिन तभी वहां डिमोनिक कल्ट का लीडर हेवनली डीमन अशुरा प्रकट होता है। बेक उसे ललकारता है, पर अशुरा शांत खड़ा रहता है। मास्टर बेक को लगता है कि अशुरा कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है, लेकिन तभी अशुरा टेलीपैथिक वॉइस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके बड़ी ही दबी आवाज में कहता है, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। मास्टर बेक सन्न रह जाता है कि इतना बड़ा विलेन उससे भीख मांग रहा है। अशुरा उससे विनती करता है कि वो पहाड़ों में जाकर शांति से रह लेगा, बस उसे जाने दिया जाए।
वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बेक से कहता है कि सबके सामने चिल्लाकर बात मत करो वरना सबको पता चल जाएगा। लेकिन मास्टर बेक उसकी बात अनसुनी कर देता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तब अशुरा कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, पर वो खुद के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कह रहा था। और सिर्फ एक सेकंड में जब उनकी तलवारें टकराती हैं, मास्टर बेक वहीं ढेर हो जाता है। अब कहानी 22 साल आगे बढ़ती है। डिमोनिक कल्ट काफी फल फूल चुका है, लेकिन कल्ट लीडर अब बूढ़ा हो गया है। वह आज भी सोचता है कि क्या मास्टर बेक सच में कमजोर था या उसकी मेहरबानी थी कि वह जिंदा बच गया। पिछले सालों में अशुरा ने सिर्फ पावर को ही सब कुछ माना और अपने बच्चों को भी यही सिखाया। नतीजा ये हुआ कि उसके 3 ताकतवर बेटे सुप्रीम रूलर बनने की होड़ में एक दूसरे से लड़कर मारे गए। अब अशुरा का सिर्फ एक ही आखिरी और छोटा बेटा बचा है, जिसे उसने जानबूझकर मार्शल आर्ट से दूर रखा। यही एंट्री होती है हमारे हीरो डू यू गैंग की। वो अपने पिता के पास आकर उनका हाल पूछता है, लेकिन अशुरा उसे नजरअंदाज करके चला जाता है। यू गैंग के हाथ में एक पेपर है, पर वह उसे दे नहीं पाता। बाकी लोग बातें कर रहे होते हैं कि अब कल्ट की गद्दी का वारिस सिर्फ यही एक लड़का बचा है। यू गैंग अपने कमरे में वापस आकर अपनी पसंद का काम यानी पेंटिंग और लिखावट कैलीग्राफी करने लगता है, क्योंकि उसे मार्शल आर्ट्स का शौक नहीं था। तभी वहां एक एल्डर आता है और रिपोर्ट देता है कि उसने राइटियस अलायंस के एक बंदे को पकड़ा है। यू गैंग समझ जाता है कि यह एल्डर शायद उसे टेस्ट करने आया है कि वह कल्ट लीडर बनने के लायक क्रूर है या नहीं। एल्डर बड़ी बेरहमी से बताता है कि उसने 3 दिन तक कैदी को टॉर्चर किया, उसकी खाल उधेड़ दी, जख्मों पर नमक छिड़का और उसकी टांगें काटकर सुअरों को खिला दी। आज तीसरा दिन है और उस कैदी का निचला धड़ पूरी तरह से खाया जा चुका है। यू गैंग खामोशी से यह भयानक रिपोर्ट सुनता है, मानो वह अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा हो। क्या यू गैंग वाकई में इतना कमजोर है या उसके अंदर कोई छिपी हुई शक्ति है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहानी के अंत में वह एल्डर बताता है कि कैदी की सिर्फ ऊपर की बॉडी ही जिंदा बची है, लेकिन वह अभी भी मुंह नहीं खोल रहा। एल्डर मन ही मन सोच रहा होता है कि पूरे कल्ट में मुझसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। यंग मास्टर मेरी इस क्रूरता को देखकर जरूर खुश होंगे और मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन तभी यू गैंग जोर से चिल्लाता है, ये क्या बकवास है? क्या तुम इसे टॉर्चर कहते हो? हम डीमन कल्ट के लोग हैं, हम ऐसे टॉर्चर नहीं करते बल्कि इससे भी 1000 गुना बुरी मौत देते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से और जाकर उसे और भी भयानक तरीके से टॉर्चर करो। ये सुनते ही एल्डर घबरा जाता है और सोचने लगता है कि शायद उसने टॉर्चर करने में थोड़ी नरमी बरत दी है। वो मन ही मन दंग रह जाता है कि यंग मास्टर अपने पिता की तरह ही कितने निर्दयी और खतरनाक हैं। वो सिर झुकाकर कहता है, जी यंग मास्टर, जैसी आपकी आज्ञा। इस बार मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि रूह कांप जाए। जैसे ही एल्डर वहां से जाता है, यू गैंग धड़ाम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। वह अंदर ही अंदर बुरी तरह डरा हुआ है और सोचता है, ये कल्ट के लोग कितने जालिम और कमीने हैं। जब वो मुझे टॉर्चर की बातें बता रहा था तो मुझे उल्टी आने वाली थी। मैं गलती से इस कल्ट में पैदा हो गया हूँ, मैं इनके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। यू गैंग को डर था कि अगर वह अपनी असलियत दिखा देता और कहता कि टॉर्चर करना गलत है, तो यही कल्ट के लोग उसे ऊपर से नीचे तक छील डालते और मार देते। उसके हाथ में वही पेपर होता है जिसे वह अपने पिता को देना चाहता था। उस पेपर में लिखा था कि वह इस कल्ट के लायक नहीं है और लीडर नहीं बनना चाहता। लेकिन वहां मौजूद खतरनाक लोगों की भीड़ की वजह से वह अपने पिता को ये बात नहीं बता पाता। यहाँ पर हमारी एपिसोड 01 का अंत होता है। अब सवाल यह है कि यू गैंग, जो लीडर बनना ही नहीं चाहता और दिल का बेहद नर्म है, वह कैसे इस खतरनाक डिमोनिक कल्ट का सुप्रीम लीडर और अल्टीमेट मास्टर बन पाएगा? ये हम उसकी आगे की जर्नी में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।